मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू आयोनिक इक्विलिब्रिया। हम बफर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए थे और आज मैं डिटेल में आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में ही बताऊंगा। मैंने यह बता दिया था कि बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता हमें कहां पर पड़ती है। मैंने कहा था there are various applications in which we need nearly constant pH। ऐसी जगह पर हम प्योर वाटर का यदि इस्तेमाल करते हैं तो पीएच कांस्टेंट नहीं रहता है, पीएच फ्लक्चुएट करता है, पीएच वेरी करता है एंड इट्स द वेरिएशन इज वेरी हैप्पैजार्ड। वो हैप्पैजार्ड पीएच का जो वेरिएशन है दैट इज अनडिमांडेड, अनडिजायर्ड। हम चाहते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चाहे थोड़ी एसिड डाल दी जाए, चाहे थोड़ा बेस डाल दिया जाए, एसिड या बेस डालने पर उसके पीएच में कोई खास फर्क नहीं आए। एंड सच अ सॉल्यूशन वी कॉल इट बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के बारे में हम एक बात लिख दें, it maintains the pH nearly constant। it maintain the pH nearly constant। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच को नियरली कांस्टेंट बनाए रखता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। पीएच में माइनर वेरिएशन आता है। एसिड के डालने से पीएच हल्का सा गिरेगा मगर उतना नहीं गिरेगा जितना प्योर वाटर का गिरा था। बेस के डालने पर पीएच ऊपर चढ़ेगा मगर उतना नहीं ऊपर चढ़ेगा जितना प्योर वाटर में चढ़ता था। हल्का हल्का पीएच ऊपर नीचे होगा, मोर और लेस पीएच हमें कांस्टेंट दिखाई देगा बफर सॉल्यूशन में। अब हमें बफर सॉल्यूशन के बारे में चार बातें समझना है। चार बातें बफर सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझना है। पहली बात, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड हाउ डू वी प्रिपेयर देम। टाइप्स ऑफ बफर एंड इट्स प्रिपरेशन। कितने तरह के बफर सॉल्यूशन है सबसे पहले यह बताऊंगा और कैसे इन्हें बनाया जाता है यह बताऊंगा। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ बफर सॉल्यूशन, आखिर ये जो बफर सॉल्यूशन है किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, व्हाट इज द बेसिक लॉजिक, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट with which apply with this buffer solution। and the third point is how do we regulate the pH, how do we get the desired pH। pH of buffer, हमें एक पर्टिकुलर pH पर काम करने वाला बफर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। यदि मुझे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एप्लीकेशन है, मैंने सोच लिया इसको pH इक्वल टू 5 पर काम करना है, तो 5 pH कैसे अचीव करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेदर इंडस्ट्री का एग्जांपल बता रहा था, मैंने सोच लिया कि जो चमड़ा है, जो लेदर है, उसकी बेस्ट क्वालिटी आती है यदि उसको 5 pH पर धोया जाए तो वह बफर सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा जिसका pH 5 होगा। व्हाट वुड बी दैट इक्वेशन दैट वुड गिव मी द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। यदि उस पीएच को हल्का सा मुझको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाऊंगा, हल्का सा कम करना है तो कैसे करूंगा, और कैसे एक निश्चित पीएच वहां पर निर्धारित करूंगा जो मुझे काम करना है। एंड द फोर्थ टॉपिक, द फोर्थ आर्टिकल दैट वी विल स्टडी अबाउट बफर सॉल्यूशन इज बफर एक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बफर एक्शन। बफर एक्शन का मतलब आखिर यह बफर काम कैसे करता है, किस तरीके से बफर पीएच को नियरली कांस्टेंट बनाए रखता है।
हम एसिड भी डालें तब भी पीएच में कोई खास फर्क नहीं, हम बेस डालें तब भी पीएच में कोई खास फर्क नहीं। ऐसा किस तरह से होता है, यह 4 बातें मैं एक एक करके समझाऊंगा बफर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं टाइप्स ऑफ बफर। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर। 2 तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ बफर। द फर्स्ट इज acidic buffer solution and the another one is basic buffer solution. Of course, the acidic buffer solution is prepared with the use of acid. Acid के इस्तेमाल से हम acidic buffer solution बनाते हैं और basic buffer solution हम base के इस्तेमाल से बनाते हैं। ध्यान रहे, विद द यूज ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड के इस्तेमाल से हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं और वीक बेस के इस्तेमाल से हम बेसिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं। मैं किस तरीके से बफर सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वह लिखता हूं। टाइप्स ऑफ बफर मैं समझा रहा हूं और जिसमें सबसे पहले एसिडिक बफर सॉल्यूशन। Acidic buffer solution is prepared by mixing any weak acid with its strong basic salt। हम एक weak acid लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं उसी एसिड का strong basic salt। Acidic buffer solution is any weak acid, कोई सा भी वीक एसिड लिया गया और वीक एसिड में हमने उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट मिला दिया प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। इस तरीके से हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं। हम पहले एक वीक एसिड सोचे, एसिटिक एसिड। हम एसिटिक एसिड का मैक्सिमम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर में। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इस एसिटिक एसिड के साथ में हम इसी का एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट मिला दें। स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट मतलब NaOH के साथ में मिलकर बनाया हुआ इसका एक सॉल्ट सोडियम एसिटेट, CH3COONA। This mixture would be called acidic buffer solution prepared with acetic acid. Hydrogen cyanide plus potassium cyanide. Hydrogen cyanide is a weak acid. Potassium cyanide is its strong basic salt. Formic acid plus calcium formate. Formic acid is a weak acid. Calcium formate is its a strong basic salt. If I generalize it, HA plus NaA. HA would be the weak acid and NaA is its strong basic salt. Such solution would be called acidic buffer solution. वीक एसिड को लेकर बनाया गया यह सॉल्यूशन है। इसी तरह से बेसिक बफर सॉल्यूशन भी मैं इधर लिख देता हूं। बेसिक बफर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस विथ इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। कोई सा भी वीक बेस हो, वीक बेस प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। NH4OH इज अ वीक बेस। NH4OH इज अ वीक बेस और इस NH4OH का ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट
NH4Cl, NH4OH plus NH4Cl. This would make a basic buffer solution. यह सॉल्यूशन एक बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा. लेट मी जनरलाइज इट. एनी बेस BOH प्लस BCl. दिस वुड मेक अ बेसिक बफर सॉल्यूशन. इस तरह से दो तरह के बफर सॉल्यूशन है और उनको यह बनाने का तरीका है. एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए वीक एसिड का इस्तेमाल करा गया. बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए वीक बेस का इस्तेमाल करा गया. एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट डाला और बेसिक बफर के लिए वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट डाला. दिस आर द टाइप्स ऑफ बफर एंड देयर प्रिपरेशन. अब टाइप्स ऑफ बफर एंड देयर प्रिपरेशन बताने के बाद इसके बाद अगले तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट तो चौथा पॉइंट है. मैं एक एक करके अब दोनों बफर के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले एसिडिक बफर के बारे में बताऊंगा, फिर बेसिक बफर के बारे में बताऊंगा. एसिडिक बफर के बारे में प्रिंसिपल, फिर pH और फिर बफर एक्शन. इसके बाद मैं बेसिक बफर के बारे में यही बात दोहराऊंगा. प्रिंसिपल ऑफ बेसिक बफर, देन pH ऑफ बफर एंड देन बफर एक्शन. First of all, note it down and then I will proceed to acidic buffer solution. Note करें please. Now, let's continue the buffer solution with acidic buffer solution. मैं सबसे पहले acidic buffer solution के बारे में बताता हूं. As I told you, acidic buffer solution is a mixture of any weak acid plus its strong basic salt. अब इधर एक बेस कंसेप्शन में इधर से ही एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा. एसिडिक बफर का मतलब यह नहीं है कि उसका pH एसिडिक रेंज में हो. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH एसिडिक रेंज में भी हो सकता है, बेसिक रेंज में भी हो सकता है. pH वैल्यू किस बात पर निर्भर करेगी आगे के लेक्चर में समझ में आएगा. एसिडिक बफर सॉल्यूशन का साधारण सा मतलब है कि वीक एसिड को लेकर बनाया गया एक बफर सॉल्यूशन. वीक एसिड और उसी का स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, वह वीक एसिड जैसे HA और उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट जैसे कि NaA. खास बात, इस मिक्सचर का जो pH है वह ग्रेटर देन 7 हो सकता है. अब मैं पूरा जो आर्टिकल समझाऊंगा मैं जनरलाइज तरीके से समझाने के लिए एसिटिक एसिड को ही एग्जांपल लेता हूं. एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट. मैं इससे समझाता हूं. और दो इस मिक्सचर को हम डिस्कस कर चुके हैं. जब मैं वीक एसिड के बारे में समझा रहा था, बिहेवियर ऑफ एसिड के बारे में समझा रहा था, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में समझा रहा था. कॉमन आयन इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने इस मिक्सचर को डिस्कस करा है. जरा आप पीछे पेजेस टर्न करके देखिए, नोट्स में आपको दिखेगा एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर. और इनफैक्ट मैंने वहां पर ऑलरेडी इसका प्रिंसिपल बता दिया है. द प्रिंसिपल ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कॉमन आयन इफेक्ट. द प्रिंसिपल इज कॉमन आयन इफेक्ट. एसिटिक एसिड में और सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन कॉमन है और इस एसीटेट आयन के कॉमन हो जाने से ही वहां pH वैल्यू
निश्चित हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, उस पीएच वैल्यू में कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं आ सकता। मैं इसी बात को अपने आगे के लेक्चर में समझाने जा रहा हूं। कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे इसका पीएच रेगुलेट करा जाता है और कैसे यह पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करता है। सबसे पहले जरा सोचिए, एसिटिक एसिड तो है वीक एसिड, प्योर कंडीशन में ही एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन काफी कम होता है क्योंकि यह वीक एसिड है। वहीं पर इस एसिटिक एसिड के अंदर यदि सोडियम एसिटेट डाल दिया जाए तो क्या होगा? सोडियम एसिटेट जो कि है सॉल्ट, जो कि है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट होकर ढेर सारे एसिटेट आयन दे देता है और यह एसिटेट आयन वहां पर कॉमन हो जाएंगे और इस कॉमन एसिटेट आयन की वजह से एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से सप्रेस हो जाएगा, पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। यह बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इधर वही बात हम लिखेंगे। सोडियम एसिटेट, सबसे पहले इसका डिसोसिएशन दिखाता हूं। सोडियम एसिटेट पूरी तरह से डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन दे दिया और सोडियम आयन दे दिया। मैंने इस इक्वेशन को लिखते समय सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्टेड एरो ही लगाया है। आई मीन टू से दैट कि यह रिएक्शन तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। सोडियम एसिटेट पूरी तरह से डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और सोडियम आयन देता है और वहां पर ढेर सारे एसिटेट आयन इस रिएक्शन की वजह से आ जाने हैं, उतने ही एसिटेट आयन आ जाने हैं जितने हमने सोडियम एसिटेट डाले। अब इसके साथ में यह जो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर है यह भी डिसोसिएट होगी और यह डिसोसिएट होकर एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन देगी और इस रिएक्शन में मैंने बाय डायरेक्शनल एरो लगाए। इसका मतलब क्या है कि यह रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे वैसे ही एसिटिक एसिड का 1-1.5% प्योर कंडीशन में डिसोसिएशन होता था, अब सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में तो यह डिसोसिएशन जैसे कि होगा ही नहीं। एसिटिक एसिड बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होगी, नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड। यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना ही नहीं है, यह रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होना है। वहां पर हमने जितना भी एसिटिक एसिड डाला है वह ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड रह जाएगा। नेग्लिजिबल डिसोसिएशन 0.0001% कुछ इस रेंज में डिसोसिएशन होता है। हमने कैलकुलेशन कर रखा है, पीछे प्रॉब्लम को आप निकाल के देख लीजिए उसको। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन वह क्या होगा? इस सॉल्यूशन में एसिटेट आयन होंगे और वो एसिटेट आयन एसिड से नहीं आ रहे हैं, वो एसिटेट आयन सारे सॉल्ट से आ रहे हैं। एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन लगभग उतना ही होगा जितना हमने सॉल्ट डाला है। जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वही इस सॉल्यूशन में एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? CH3COOH। इस एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लगभग उतना ही होगा जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। आपने जितना एसिड डाला है वह लगभग पूरी तरह से अनडिसोसिएटेड है और इस वजह से एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल वही होगा जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का यह प्रिंसिपल है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्ट का पूरा डिसोसिएशन हो जाना और वीक एसिड का बिल्कुल भी डिसोसिएशन नहीं होना। एसिटेट आयन का, एनायन का कंसंट्रेशन वही होना जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और एसिड का कंसंट्रेशन वही होना जो एसिड डाली गई है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, pH of buffer solution. How do we obtain the desired pH? How do we regulate the pH? In order to obtain the desired pH or regulate the pH, हम सोचे
इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है, और यदि इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करना चाहिए, इसकी डेफिनेशन को होल्ड करना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? यह जो एसिटिक एसिड है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने इस तरीके से डिफाइन करा था। डिसोसिएशन रिएक्शन को देखकर हम एसिटिक एसिड की यह डिसोसिएशन इक्वेशन लिख सकते हैं, एसिटेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड। दिस इज द Ka डेफिनेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट डेफिनेशन। हम कहते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर यह डेफिनेशन होल्ड करना चाहिए और इस Ka की वैल्यू भी होल्ड करना चाहिए। कहने का मतलब वहां एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड इसी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि Ka वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के लिए मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देता हूं, Ka इंटू एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूं, एसिटिक एसिड ऊपर चला गया, एसिटेट आयन नीचे आ गया, और इस तरह से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू acetic acid upon acetate ion concentration. This is the H positive ion concentration. Now, in order to get the pH value of the solution, I apply the definition of pH. pH is negative log of H positive. I take negative log of H positive on both the sides. इस तरफ भी मैंने negative log ले लिया, इस तरफ भी मैंने negative log ले लिया। KaCH3COOH अपॉन CH3CO नेगेटिव। मैंने दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लिया। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की जगह pH लिख दिया। pH इक्वल टू इधर माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ acetic acid upon acetate ion, and finally I get the mathematical equation which would give me the pH value of this solution. pH is equal to minus log of Ka की जगह मैं लिख दूंगा pKa, माइनस साइन अंदर गया, और इधर लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ, और इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। दिस इक्वेशन would give me the pH value of the solution. pH value of the solution is pKa plus log of acetate ion की जगह पर concentration of salt, acetic acid की जगह पर concentration of acid. This equation would give me the pH value of this solution. And this equation is termed as Henderson's equation for basic buffer solution. This is termed as Henderson's equation for acidic buffer solution. For acidic buffer. जरा देखिए, यह जो हेंडरसन्स इक्वेशन लिखी है एसिडिक बफर के लिए, इसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख दिया है। आई मीन टू से कि इसे रटना होगा, इसे मेमोराइज करना होगा। जब भी कभी प्रॉब्लम अपीयर होता है तो डिराइव करने की आवश्यकता नहीं पड़े, रटा हुआ होगा तो एकदम से आप दिमाग में आएगा और एकदम से आप अप्लाई करोगे। pH of acidic buffer solution is equal to pKa plus log of salt upon acid.
pKa is constant for acid plus log of salt upon acid. जितना भी सॉल्ट डाला गया है और जितना भी एसिड डाला गया है, सॉल्ट से एसिटेट आयन आएंगे और एसिड पूरा पूरा अनडिसोसिएटेड. pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड. इन अ जनरलाइज्ड मैनर दिस इक्वेशन. अब इस हेंडरसन्स इक्वेशन को देखिए. हम कहते हैं जो भी हमें डिजायर्ड pH चाहिए, द कोर्स एडजस्टमेंट इज डन बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट एसिड and fine adjustment is done by setting the salt and acid ratio. For example, हमें pH चाहिए 5.25. Say for example हमें pH desired pH is 5.25. कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो बेस्ट तरीके से होता है जब सॉल्यूशन का pH 5.25 हो. नाउ डिजायर्ड pH is 5.25. नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस डिजायर्ड pH? सबसे पहले हम कहेंगे हम एक सुटेबल एसिड चूज करेंगे. ऐसी सुटेबल एसिड जिसका pKa 5.2 के आसपास हो. 5.2 के आसपास होना चाहिए उसकी pKa वैल्यू. Will choose an appropriate acid जिसकी pKa वैल्यू 5.25 के आसपास ही हो, 5.2 हो या 5 हो. और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट एसिड चूज करने के बाद फिर हम उस एसिड में सॉल्ट डालेंगे और सॉल्ट और एसिड का रेशो कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि pH वैल्यू एग्जैक्टली 5.25 आ जाए. इस तरीके से by the proper choice of acid we make the coarse adjustment and fine adjustment is made by getting the proper ratio of salt and acid mixed in the solution. This is getting the desired pH of buffer solution. अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, that is action of buffer. Action of buffer means how do this buffer solution works? How do this buffer solution maintains the pH nearly constant? किस तरीके से इसमें हम कोई एसिड डालेंगे तब भी pH में कोई फर्क नहीं आना है, और इसमें यदि हमने कोई बेस डाल दिया तब भी कोई pH में फर्क नहीं आना है. This is the most important article, action of buffer. एक्शन ऑफ बफर हमें दो तरीके से समझना है. अपॉन एडिशन ऑफ एसिड, हाउ डज इट मेंटेन द pH नियरली कांस्टेंट? अपॉन एडिशन ऑफ बेस, हाउ डज इट मेंटेन द pH नियरली कांस्टेंट? मैं इधर केस 1 लिखता हूं, एडिशन ऑफ एसिड, और केस 2 लिखता हूं, एडिशन ऑफ बेस. अब एडिशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ढेर सारे H पॉजिटिव आयन आते हैं. यह H पॉजिटिव आयन जरा सोचिए, अब वहां पर है क्या क्या? वहां पर सॉल्ट है और एसिड है और पानी है. पानी के अंदर सॉल्ट और एसिड है. जितना सॉल्ट है उतना एसिटेट आयन है, और जितना एसिड है उतना एसिटिक एसिड है. अब जब हमने कोई H पॉजिटिव डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, और स्ट्रॉन्ग एसिड के डालने से H पॉजिटिव वहां पर आ गए, उसी समय देखिए यह रिएक्शन जैसा मैंने बताया था ये हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है. पूरी तरह से ये रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है. वहां जो भी कुछ आपने H पॉजिटिव आयन डाले हैं वो उसी समय जो ढेर सारे एसिटेट आयन वहां ऑलरेडी मौजूद है, जो कि सॉल्ट से आए हुए एसिटेट आयन, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड डाली गई उसके H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड के डालने पर
उससे आने वाले H पॉजिटिव आयन लगभग सारे H पॉजिटिव आयन एसिटेट आयन के साथ में कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेते हैं और यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्योंकि यह बात मैं पहले ही समझा चुका हूं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरी तरह से होती है और इसकी वजह है एसिटेट आयन। यह सॉल्यूशन में एसिड से आने वाले सारे H पॉजिटिव आयन इस तरह से रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन ठहर ही नहीं पाते, वो रुक ही नहीं पाते। और यदि H पॉजिटिव आयन वहां पर ठहर ही नहीं पाए, टिके ही नहीं, वो सारे कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना लिए, तो वहां पर पीएच में कोई खास वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन आएगा, वेरिएशन क्यों आएगा जरा सोचिए। क्योंकि इस रिएक्शन के होने से एसिटेट आयन थोड़े कम हो जाएंगे, एसिटिक एसिड थोड़ी बढ़ जाएगी। सॉल्ट और एसिड में हल्का सा वेरिएशन आ जाएगा और इसके हल्के से वेरिएशन आने की वजह से पीएच में हल्का सा वेरिएशन जरूर आता है, बट that variation is very slight, that variation is very much negligible और हम कहते हैं pH nearly constant रहा। आपने एसिड डाला जरूर, मगर उस एसिड से आने वाले H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर ठहरे नहीं और उनके नहीं ठहरने से pH nearly constant रहा। एडिशन ऑफ बेस, यदि हम कोई बेस डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस ढेर सारे हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। स्ट्रॉन्ग बेस से ढेर सारे हाइड्रोक्सिल आयन आने की वजह से वहां पीएच में वेरिएशन आ सकता है, मगर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह सॉल्यूशन उन हाइड्रोक्सिल आयन को सॉल्यूशन के अंदर ठहरने ही नहीं देगा। क्यों नहीं ठहरने देगा जरा सोचिए। वहां पर ऑलरेडी एसिड मौजूद है, वहां पर ऑलरेडी एसिड मौजूद है और आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला है। मेरे पिछले आर्टिकल में, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने यह समझाया था, एसिड और बेस के बीच में होने वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस होती है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वहां पर एसिड ऑलरेडी मौजूद है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड ऑलरेडी मौजूद है और आपने अभी अभी वहां पर बेस डाला है। एसिड और बेस से आने वाले हाइड्रोक्सिल आयन वहां ठहर ही नहीं सकते। जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन आपने डाले हैं वह सारे हाइड्रोक्सिल आयन एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन करेंगे और एसिटेट आयन और वाटर दे देंगे। इस तरह से सारे हाइड्रोक्सिल आयन वहां पर कंज्यूम हो गए, वहां पर कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं बचे। और जब वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन बचे ही नहीं तो पीएच में कोई खास वेरिएशन नहीं। वेरिएशन जरूर होगा। वेरिएशन क्यों होगा? क्योंकि एसिटिक एसिड थोड़ा कम हो गया है और एसिटेट आयन बन गया है। एसिटेट आयन का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है और एसिटिक एसिड थोड़ा कम हो गया है, तो पीएच में वेरिएशन जरूर आएगा, मगर वो वेरिएशन कोई खास नहीं होएगा। और इस तरीके से यह सॉल्यूशन पीएच को नियरली कांस्टेंट बनाए रखता है। दिस इज द एक्शन ऑफ बफर। अब मैं इसी बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म और समझाता हूं, बफर कैपेसिटी। मैं इस बफर कैपेसिटी को सबसे ऊपर लिखूंगा, इधर लिखता हूं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बफर कैपेसिटी इज अ जनरलाइज्ड टर्म दैट वी इंट्रोड्यूस फॉर एनी बफर सॉल्यूशन। किसी भी बफर सॉल्यूशन के लिए हम बफर कैपेसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। बफर कैपेसिटी it's defined as moles of H positive ion or hydroxyl ion added for a unit change in pH. This is the definition of buffer capacity. हम अच्छी तरह से जानते हैं एक बफर सॉल्यूशन जो है, इसमें
ये बफर को नियरली कांस्टेंट रखता है। मैं दोबारा लिख रहा हूं, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ H positive or hydroxyl ion needed for a unit change in pH. हम अच्छी तरह से जानते हैं बफर सॉल्यूशन हम इसलिए बना रहे हैं जिससे पीएच नियरली कांस्टेंट रहे। एग्जैक्टली कांस्टेंट तो कभी नहीं हो सकता। यदि हम एसिड डालेंगे तो पीएच को थोड़ा कम होना है और बेस डालेंगे तो थोड़ा पीएच बढ़ना है। पीएच में एक यूनिट चेंज के लिए, फॉर अ यूनिट चेंज इन पीएच, द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नीडेड। H पॉजिटिव डालने से पीएच कम होएगा। पीएच को 1 यूनिट से कम करने के लिए जितना H पॉजिटिव डाले या हाइड्रोक्सिल आयन के डालने से पीएच बढ़ेगा। यूनिट पीएच बढ़ाने के लिए जितना हाइड्रोक्सिल आयन डालें, दैट इज टर्म्ड एज बफर कैपेसिटी of any buffer solution. This is defined for any buffer solution. For any buffer solution. अब जरा सोचिए, बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखिए और अब आप सोचिए कि आप बफर सॉल्यूशन कैसा बनाना चाहेंगे। एक अच्छा बफर सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? बफर कैपेसिटी आप मैक्सिमम रखना चाहेंगे या मिनिमम रखना चाहेंगे? हम चाहेंगे यूनिट चेंज इन पीएच के लिए हमें अधिक से अधिक H पॉजिटिव डालना पड़े या H पॉजिटिव के डालने से पीएच में कम से कम चेंज आए। एक अच्छा बफर सॉल्यूशन वह कहलाएगा जिसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम हो। We always desire the maximum buffer capacity of any buffer solution. किसी भी बफर सॉल्यूशन की हम बफर कैपेसिटी को मैक्सिमम रखना चाहेंगे। We always desire maximum buffer capacity of any buffer solution. किसी भी बफर सॉल्यूशन की। अब for max buffer capacity, फॉर मैक्स बफर कैपेसिटी, बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होती है, इस सॉल्यूशन की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब होगी व्हेन पीएच इज नियरली इक्वल टू पीके। इफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीके, यदि हम सॉल्यूशन का पीएच पीके बराबर कर देते हैं तो वह सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का होगा। और ये जो दूसरा टर्म है लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। ये जो दूसरा टर्म है लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वह सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला होगा, तो वह सॉल्यूशन बेहतरीन बफर सॉल्यूशन होगा। और लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ये 0 कब होता है? when salt upon acid this ratio is equal to 1 or salt is equal to acid। जब salt और acid बराबर होते हैं, यदि salt और acid बराबर हो जाए, यदि हम एक ऐसा बफर सॉल्यूशन बनाएं जिसमें salt की क्वांटिटी और एसिड की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में सॉल्ट एसिड रेशियो 1 होएगा और सॉल्ट एसिड रेशियो के 1 होने पर लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड यह 0 होएगा और लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड के 0 होने पर पीएच इक्वल टू पीके होएगा और वह पीएच इक्वल टू पीके होने पर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी और वह एक बेहतरीन बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अब इधर एक बात और ऐड करूंगा, जब हम इंडस्ट्रीज में, जैसे मैंने बताया शुगर इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया लेदर इंडस्ट्री, वहां पर हम इस बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हम फ्रीक्वेंटली घरों में भी बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हम एसिटिक एसिड कुछ नहीं है, सिरका, जो विनेगर जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड।
विनेगर में जब हम नमक डाल देते हैं तो ऑलमोस्ट वह एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाता है और उस एसिडिक बफर सॉल्यूशन का हम कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम लेदर इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में या हाउस होल्ड में बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोई एग्जैक्ट ऐसी कंडीशन तो हो नहीं सकती, बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्ट और एसिड बराबर तो रख नहीं सकते। जनरली इंडस्ट्रीज में जो हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं उसका जो पीएच होता है वो एग्जैक्टली पीकेए के बराबर नहीं होता है। इन फैक्ट दैट इज इन द रेंज ऑफ pKa -1 to pKa +1। इंडस्ट्रियली जो हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं उसका जो पीएच होता है वह pKa -1 से pKa +1 के रेंज में रखा जाता है। जनरली ऐसा होता है। अब जरा सोचिए, यदि ऐसा हुआ तो pKa -1 pH की जगह पर मैं अब इक्वेशन लिख देता हूं, pH equal to pKa plus log of salt upon acid and this is pKa +1। मैंने pH की जगह pH की पूरी इक्वेशन लिख दी है। अब थ्रूआउट इस इनइक्वालिटी में pKa कैंसिल हो जाएगा और मुझे यह दिखने लगेगा कि इंडस्ट्रीज में जो बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड ये -1 से +1 के बीच में होता है। इसका मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड रेशो, सॉल्ट अपॉन एसिड रेशो इंडस्ट्रीज में 1/10 से 10 के बीच में होता है। लॉग ऑफ क्वांटिटी -1 होना मतलब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो 1/10 होगा, होना मीन्स 10 to the power -1, this 10 to the power +1। Salt acid ratio maintained in the industries in order to prepare buffer solution is in the range of 1/10 to 10/1। This is the ratio maintained for salt and acid in any industries। This is about acidic buffer solution। बड़े ध्यान से इन सारी चीजों को देखिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं यही सारी चीज बेसिक बफर के बारे में। उसके बाद हम एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के द्वारा इन सब बातों को दोबारा समझेंगे। नोट इट डाउन प्लीज।